हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंशियल एजुकेशन। आज हम उन किताब के बारे में जानेंगे जो फाइनेंस सीखने में सबसे अहम किरदार निभाती है। चलिए दोस्तों, और देर ना करके जानते हैं किताब के नाम। किताब के नाम है रिच डैड पुअर डैड, लेखक रॉबर्ट कियोसाकी। किताब के मूल सामग्री को जानने से पहले किताब के बारे में कुछ खासियत जान लीजिए। ये वो किताब है, अगर आप एक बार इसको पूरे ध्यान से सुन लिया ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके लाइफ में पैसों को लेके आपकी थिंकिंग पूरी तरह से बदल जाएगी। आपके दिमाग पूरी तरह से अमीर लोगों की तरह सोचने लगेगा, आप भी अमीर लोगों की तरह सोचने लगेंगे। ये किताब आपकी फाइनेंशियल लाइफ को एक नए ऊंचाई पे ले जाएगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सबसे, इस किताब को पूरे ध्यान के साथ सुनिएगा। किनके लिए है ये किताब? ये किताब एक कक्षा 8 में पढ़ने वाला छात्र से लेकर एक शिक्षक, बिजनेसमैन तथा उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये प्रोफेशनल फाइनेंस पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब है। यदि आपने फाइनेंस सीखना अभी शुरू किया है तो ये आपकी पहली किताब होनी चाहिए। इस किताब के लेखक मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके दो पिता हैं। एक अमीर है जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं और दूसरे गरीब है जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं। इस किताब में उन्होंने अपने दोनों पिता के विचारों से जो सीख ली है उसी के बारे में है, जैसे कि अमीर कैसे बना जाए, अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, लोग पैसे कमाने के बारे में कैसे सोचते हैं, पैसे कमाने की शुरुआत कैसे की जाती है आदि। ये किताब लोगों के अंदर आर्थिक जागरूकता पैदा करेगी। आइए इस किताब के समरी को सुनते हैं। लेखक के एक पिता बहुत ही पढ़े लिखे थे, उन्होंने पीएचडी भी कर रखा था और उनके दूसरे पिता ने अपने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। दोनों ही अपने अपने कैरियर में सफल थे। एक फाइनेंशियल पैसे की समस्या में जूझ रहे थे और दूसरे उनके शहर के सबसे अमीर व्यक्तित्व में से एक थे। जब वे पैसे के बारे में बात करते थे तो दोनों के नजरिया भी अलग अलग थे। एक का मानना था कि पैसे के प्रति प्यार ही सभी प्रकार के समस्याओं के जड़ है और दूसरे के मानना था कि पैसे की कमी ही सभी प्रकार के समस्याओं के जड़ है। अब लेखक के बचपन में उनके सामने सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि वे किसकी सुने, रिच डैड की या पुअर डैड की, क्योंकि पैसे के बारे में दोनों की नजरिया पूरी तरह से अलग थे। हालांकि लेखक के दोनों ही पिता लेखक की भलाई चाहते थे। उनके पुअर डैड को हमेशा ये कहने की आदत थी कि हम ये नहीं ले सकते, हम वो नहीं ले सकते। वही दूसरी तरफ उनके रिच डैड इस शब्द का कभी भी उपयोग नहीं करते थे। उन्हें इस वाक्य से सख्त नफरत थी, यहाँ तक कि उन्होंने लेखक को भी इस वाक्य का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। उनके रिच डैड कहते थे कि तुम अपने आप से पूछो कि तुम कैसे उस चीज को ले सकते हो। उनका मानना था कि जब तुम कहते हो कि तुम वे चीज नहीं ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और उसके विपरीत जब तुम अपने आप से ये सवाल पूछते हो कि तुम वो चीज कैसे ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप काम पर लग जाता है। उनका कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि तुम अपने आप सब कुछ दिमाग पर छोड़ दो। उनका कहने का मतलब ये था कि अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखो और उसे काम पर लगाओ। ये तुम्हारी ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और वे दिन ब दिन मजबूत बनता चला जाएगा। उनके पुअर डैड कहते थे कि कभी रिस्क मत लो और उनके रिच डैड कहते थे कि रिस्क को मैनेज करना सीखो। उनके पुअर डैड कहते थे कि बहुत पढ़ाई करो और कॉलेज में जाकर डिग्री लो और एक अच्छी सुरक्षित नौकरी ले लो। वही रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो और पैसे कैसे काम करते हैं वे सीखो। पैसे के लिए काम मत करो बल्कि पैसे को तुम्हारे लिए काम पर लगाओ। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट यानी लेखक ने डिसाइड किया है कि वे किस डैड के सुनेंगे। आप ही बताइए दोस्तों, आप होते तो आप कौन सा डैड को फॉलो करते? चलिए आप जान लेते हैं लेखक ने अपना कौन सा डैड को फॉलो किए है पैसे के मामले में। तो फिर लेखक ने 9 साल की उम्र में डिसाइड कर लिए थे कि वे अपने रिच डैड को फॉलो करेंगे, पैसों के मामले में उनसे सीखेंगे और पैसे के बारे में वे अपने पढ़े लिखे पुअर डैड को फॉलो नहीं करेंगे।
रियल में उनके पुअर डैडी उनके सगे पिता थे, जो बहुत ही पढ़े लिखे थे और टीचर के नौकरी करते थे, लेकिन वे पैसे के मामले में बहुत ही गरीब थे। वही लेखक जिसे अपना रिच डैड कहते हैं, वे उनके दोस्त माइक के पिता थे, जिनके पास रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक पैसे कैसे कमाते हैं वे सीखने के लिए जाते थे। रॉबर्ट के इस रिच डैड ने अपनी स्कूलिंग भी पूरी नहीं की थी, फिर भी वे शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और वे बाद में जाकर अमेरिका का सबसे अमीर व्यक्तित्व में से एक बने। रॉबर्ट और माइक के कहने पर उनके रिच डैड उन्हें पैसे कैसे कमाते हैं वे सिखाने के लिए तैयार हो गए। उनके अमीर पिता ने उन्हें पैसे के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है, जिनके बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे। आमिर पिता ने उन्हें कहा कि आप कितने पैसे कमाते हैं वे महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितने पैसा बचाते हैं। आप भी इस लाइन को फिर से एक बार सुनिए और ध्यान रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा हमेशा। आमिर पिता ने उन्हें कहा कि आप कितने पैसे कमाते हैं वे महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितने पैसा बचाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नियम पता नहीं है, इसीलिए हम देखते हैं कि लाखों रुपए की लॉटरी जीतने वाला गरीब या मध्यम वर्गीय आदमी अचानक से आमिर तो बन जाते हैं, परंतु कुछ ही सालों में अपनी पुरानी हालत पर आ जाता है, क्योंकि उन्होंने बचाए नहीं, सिर्फ खर्च किया है। हम ये भी देखते हैं कि कोई खिलाड़ी जब 25 से 30 साल की उम्र में करोड़ों रुपए कमा रहा था, फिर वे उसके 10 या 15 साल के बाद उसके पास कुछ नहीं बचा है, वे बेघर हो गया है और वो अपने खर्चे चलाने के लिए गाड़ियां साफ कर रहा है। क्या आप उन खिलाड़ियों में से किसी का नाम जानते हैं? सोचिए जरा। ये पुस्तक फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में है। अगर रिच होना है तो नॉर्मल पढ़ाई के साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी भी जानना बहुत ही जरूरी है। रिच डैड पुअर डैड उन्हीं पुस्तकों में से एक है। सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाना ही काफी नहीं होते हैं। रिच बनने के लिए मनी मैनेजमेंट, पैसा से और पैसा बनाना, ये सब काम ही आमिर की तरफ ले जाता है। इसीलिए जो भी आमिर बनना चाहते हैं इस पुस्तक को जरूर पढ़े। ये काफी सारे भ्रम को तोड़ते हैं जो पैसा को लेकर आम लोगों के बीच होते हैं। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि किताब की कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में है। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। रिच डू नॉट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। पहले लेसन में अमीर डैडी बताते हैं डर और लालच ज्यादातर लोगों की जीवन को नियंत्रित करती है। लोग पैसे की कमी ना हो इसीलिए काम करते हैं, और जैसे ही पैसे आ जाते हैं तो उनमें अन्य नई चीजें खरीदने की लालच भी आ जाते हैं। फिर वही लालच उन्हें और पैसा कमाने पर मजबूर करते हैं और वे इस डर में जीते हैं कि वे अपने बिल को चुका नहीं पाएंगे, कहीं वे गरीब तो ना हो जाएंगे। इसीलिए वे कड़ी मेहनत करते हैं और पैसा कमाने के लिए और ज्यादा मेहनत करते हैं। रिच डैड इसे रेट रेस यानी चूहा दौड़ कहते हैं। कैसे लोग डर और लालच की वजह से इस रेस में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को इस रेस में अच्छा लगता है, पर और बचपन से लोगों के मन में सोसाइटी की वजह से बैठी बातों को उन्हें इस रेस में फंसा के रखते हैं। बचपन से ये सिखाई गई है अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री ले लो, फिर एक अच्छी जॉब करो। अगर कुछ अलग ट्राई किया तो सिर्फ असफल ही होगे, कहीं दूसरा कामयाब नहीं होने देगा। और वही बात लोगों को इस रेस में जुड़े रखती है। ये सच है कि इस रेट रेस यानी चूहा दौड़ में हिस्सा बने रहने से अब कभी गरीब नहीं बनेंगे, अपनी बिल को चुका पाओगे, लग्जरी खरीद पाओगे, पर कभी आमिर नहीं बन पाओगे, एक लिक्विडिटी लाइफ जी नहीं पाओगे। रिटायरमेंट तक रोज उस रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। तो बात ये आता है कि करे क्या। पहले पूरी हिम्मत के साथ इस चूहा दौड़ से निकलो। ऐसा कुछ करो जिससे आप पैसे के लिए काम ना करें, बल्कि पैसे आपके लिए काम करें। और वे तभी संभव है जब आप फाइनेंशियल नॉलेज लेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। और हमारे इस चैनल के साथ साथ और भी जिन भी लोग फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर बात करते हैं उन सभी से आप सीखते जाइए। लेसन नंबर 2, आर्थिक साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी।
महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितने पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो ये है कि आप कितने पैसा अपने बचा के रख सकते हैं। आर्थिक साक्षरता सीखना बहुत ही जरूरी है। जिनमें ये कमी होती है वे चाहे जितना भी पैसा कमा ले वे हमेशा गरीब ही रहते हैं। बहुत ऐसे लोग जो लॉटरी में करोड़ों रुपया कमा भी लेते हैं पर बाद में उसे गवा भी देते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब पैसे को काम कराने का तरीका, उसकी समझ। कई टैलेंटेड लोग इस नॉलेज की कमी की वजह से इस रेट रेस यानी चूहा दौड़ में फंसे हुए हैं। उन्हें ये भी नहीं पता है वे कितने पैसा टैक्स में गवा रहे हैं। सरल भाषा में इसे कहा जाए तो संपत्ति यानी एसेट और दायित्व यानी लायबिलिटी के बीच का फर्क है। सुनने में ये जितना सिंपल है पर असल में लोग इस फर्क से अनजान हैं। संपत्ति यानी एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा लेके आते हैं और दायित्व वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। लोग ये गलती करते हैं कि दायित्व को अपना संपत्ति मान लेते हैं, जैसे कि गाड़ी, घर, लग्जरी चीजें, पर असल में ये लायबिलिटी होते हैं। घर तब तक आपकी संपत्ति नहीं है जब तक वो आपके पैसा कमा के ना दे सके। अगर आप घर को रेंट पर दिया है और उससे आपकी इनकम हो रही है तो वो आपकी एसेट कहलाएगी। इसीलिए अमीर डैड कहते हैं कि एसेट को बढ़ाओ और लायबिलिटीज को कम रखो, तभी आप अमीर बन पाओगे। एसेट जैसे कि बॉन्ड, स्टॉक, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट आदि जो आपको पैसे कमा के दे। ऐसे बिजनेस कि जिसमें आपकी उपस्थिति जरूरी नहीं फिर भी वो काम कर रही हो आपके लिए, आपको कमा के दे रही है। आपने एक बार पैसा लगा दिया, लोगों को तैयार कर दिया, फिर वे बिजनेस अपने आप ग्रो करती जाए। लेसन नंबर 3, अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करो। माइंड योर ओन बिजनेस। अमीर लोग अपने संपत्ति वाले कलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं जबकि बाकी सब अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमें खुद के काम पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो उसके वो सारे चीज सीख लो जो आपके खुद के काम शुरू करने से और ग्रो करने में मदद कर सके। मैकडोनाल्ड के मालिक बर्गर के बिजनेस के साथ रियल एस्टेट की भी बिजनेस करते थे, इसीलिए वे इतना अमीर बने। उसी तरह रॉबर्ट भी जॉब करने के साथ एसेट बनाने में लगे रहे, रियल एस्टेट खरीदना और बेचना, जिसमें वे अपने जॉब से कई गुना कमा लेते थे। वॉथर कहते थे कि अपने जॉब के साथ वे स्किल भी सीखो जिसमें अपना बिजनेस खड़ा कर सको। फाइनेंशियल नॉलेज लेकर एसेट बनाने में लग जाओ। जॉब में उतना ही इनकम होता है जिसमें आप सिर्फ अपना बिल पे कर सके, पर एसेट बनाना और उसे ग्रो कराने से ही सही में अमीर बना जा सकता है। लेसन नंबर 4, टैक्स के इतिहास और कॉर्पोरेशन की शक्ति। द पावर ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप शक्ति अपने नियति के हवाले कर देते हैं। अगर आप पैसा आपके लिए काम करते हैं तो आप शक्ति अपने पास रखते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। इस लेसन में ऑथर टैक्स का इतिहास बताते हैं। टैक्स की शुरुआत अमीर और गरीब के बीच की गैप को खत्म करने के लिए हुआ था। अमीर पे टैक्स लगाया जाए और उन पैसों को गरीबी की सुविधा के लिए खर्च किया जाए, पर बाद में मध्यम वर्गीय लोगों पर भी टैक्स लागू कर दिया गया। पर अब सिर्फ सरकारी खाते में जो टैक्स ज्यादा आता है वे मध्यम वर्गीय लोग यानी मिडिल क्लास लोगों से ही आता है। अमीर लोग अपने सूझबूझ और चतुराई से टैक्स देने से बच जाते हैं। अमीर पहले कमाता है फिर खर्च करते हैं, अगर कुछ बच जाता है तब टैक्स पे करता है। पर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग पहले कमाते हैं फिर टैक्स भरते हैं और फिर जो बचते हैं वे खर्च करते हैं। लेसन नंबर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। द रिच इन्वेंट मनी। संसार में अक्सर चतुर नहीं साहसी लोग ही आगे बढ़ जाते हैं। जितने भी सफल और अमीर लोग हैं जैसे कि बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, जेफ्स बेजोस, एलन मस्क, वे सब अपॉर्चुनिटी को पहले देखे और उसी को इस्तेमाल करके आगे बढ़े। मार्केट में क्या डिमांड है, लोगों को क्या चाहिए, वो चीज को देखे और अपना आइडिया लगाकर उस जरूरत को पूरा करे, फिर वही उन्हें कामयाब और अमीर बनाया। इसीलिए साहसी लोग अपने रेवोल्यूशनरी आइडिया को लगाकर मनी को इन्वेंट करते हैं। लेसन नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी।
नौकरी की सुरक्षा गरीब डैड के लिए सब कुछ थी, सीखना अमीर डैड के लिए सब कुछ था। कोई भी आइडिया तभी काम करती है जब उस पे एक्शन लिया जाए, उस पे अच्छे नॉलेज लिया जाए। ऑथर अपने जीवन में कई तरह के काम करते थे जिसमें उन्हें हर क्षेत्र में नॉलेज मिलती रही और वही उन्हें एक सफल व्यवसाय बनाने में मदद भी की। इसीलिए सिर्फ मंथ के आखिर में मिलने वाली सैलरी के लिए काम ना करे, बल्कि कुछ सीखने के लिए काम करे, अलग अलग फील्ड के नॉलेज ले और उन फील्ड के एक्सपर्ट के साथ जुड़े, उन्हें अपने काम पे लिए रखे, जो फिर आपके काम ग्रो करने में मदद करेंगी। किताब के कुछ मुख्य पॉइंट बताने से पहले हम और एक बार हर एक आदमी का इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, पैसे का बहाव क्या होता है, इस बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेंगे ताकि आपको याद रहे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो क्या होता है। इनकम स्टेटमेंट में दो भाग होते हैं, एक इनकम कमाई और दूसरा एक्सपेंसेस खर्च। ये आपको बताते हैं कि आपने कितने पैसे कमाए हैं और कितने खर्च किए हैं तथा सब खर्च निकालने के बाद आपके पास कुल कितने पैसा बचा है, कुछ बचा भी है कि नहीं। बैलेंस शीट में भी दो भाग होते हैं, एक एसेट यानी संपत्ति और दूसरी लायबिलिटीज यानी देनादारी। आपके एसेट आपके लिए पैसा बनाते हैं, ये आपको पैसा बना कर देते हैं, जैसे कि जमीन, शेयर मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, गोल्ड में लगाया गया पैसा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वैयक्तिक संपदा आदि। और लायबिलिटीज का मतलब देनादारी, जैसे घर या कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन आदि। पैसे का कैश फ्लो आपको बताते हैं कि आपके पास पैसे कहां से आ रहा है और वे कहां और कैसे बाहर जा रहा है। गरीब आदमी का कैश फ्लो उस स्क्रीन में दिए गए तस्वीरों की तरह होते हैं, मतलब गरीब आदमी के पास कमाई के स्रोत सिर्फ वेतन होते हैं। उनका लगभग पूरे पैसा कर, घर के किराया, खाना, कपड़े आदि में चला जाता है। महीने के अंत तक अधिकतर इनके पास ना के बराबर पैसा बचते हैं या कुछ नहीं बचते हैं। अब गरीब आदमी के बैलेंस शीट देखते हैं। गरीब आदमी का एसेट का कलम हमेशा खाली रहता है। यदि बचता भी है तो वे उसे एसेट खरीदने में नहीं लगाते हैं, बल्कि वे उससे टेलीविजन, घर के मनोरंजन फर्नीचर या मोबाइल फोन आदि जैसे मनोरंजन साधन खरीदने में खर्च कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसेट के बारे में किसी ने बताया नहीं होता, ना ही स्कूल में, ना ही माँ बाप ने और ना ही दोस्तों ने। और वे लायबिलिटीज खरीद नहीं पाते क्योंकि उनके पास उतने पैसे बचते ही नहीं है। आइए अब मध्यम वर्गीय आदमी के कैश फ्लो देखते हैं। मध्यम वर्गीय आदमी के कैश फ्लो। मध्यम वर्गीय लोगों का एक सेट पैटर्न होता है, जिनकी जल्दी में शादी हुई हो, वे पहले किसी नए शहर में किराए पर रहने लगते हैं, फिर खुद का नए घर लेने के बारे में सोचते हैं और नए घर के लोन के बाद फर्नीचर लेते हैं। फिर जैसे जैसे उनकी आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे वे और भी कुछ दूसरा सामान लेने लगते हैं। फिर उनका लायबिलिटीज का कलम होम लोन, कार लोन आदि से भर जाते हैं। इसके बाद लोन के किस्त की वजह से उनके खर्च बढ़ता है। इस प्रकार उनका पूरा एसेट का कलम खाली ही रह जाता है। आइए अब अमीर आदमी की कैश फ्लो देखते हैं। अमीर आदमी का कैश फ्लो। अमीर आदमी का एसेट उनके लिए पैसा कमाते हैं। लेखक के गरीब पिता का लगभग सारी सैलरी उनके मासिक खर्च में चली जा रही होती है और दूसरी तरफ उनके अमीर पिता ने कई सालों से एसेट में पैसा लगा रहे थे, जिसके कारण उनका एसेट कलम उनकी लायबिलिटी से बहुत बड़ा हो चुका था, जो अब उनके एसेट उनके खर्च से ज्यादा पैसे बना रहे थे। लेखक के अमीर पिता भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे पूरी तरह से फाइनेंशियली लिटरेट थे और वे पैसे कैसे कमाते हैं और पैसे कैसे काम करते हैं उन्हें ये बहुत ही अच्छी तरह से पता था। चाहे आदमी गरीब हो या अमीर, पैसा तो सभी को कमाना आता है, लेकिन उसी पैसे को मैनेज करना नहीं आता। उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना तो आता है, लेकिन अपने पैसे से हार्ड वर्क करवाना नहीं आता। वे बस खुद ही काम करते रहते हैं, अपने पैसे को काम पर नहीं लगाते हैं।
जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ती है उन्हीं के अनुरूप उनके खर्च भी बढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि ज्यादा पैसा आने से उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वे लगातार अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए मेहनत करते रहते हैं, चाहे उनका वेतन कितने भी बड़े आए, और उनकी आर्थिक समस्या कभी खत्म ही नहीं हो सकती। और ये समस्या फाइनेंशियल लिटरेसी की वजह से है। सबसे पहली बात जो आपको माननी चाहिए वे है कि सबसे पहले खुद को पे करो। जो भी आप पैसा कमाते हो उनमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रखो, यानी कि अपने लिए पैसा बचाओ और उन बचे हुए पैसों से ऐसे एसेट खरीदो जो आपके लिए पैसा बनाकर दे सके, यानी आपको पैसा कमा कर दे सके। अमीर और गरीब लोगों में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि गरीब लोग सबसे पहले खर्च कर लेते हैं, फिर आखिर में अपने लिए रखने का सोचते हैं, जिसकी वजह से वे ज्यादातर समय अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाते हैं और अंत में ना ही वे उसे किसी एसेट पर निवेश कर पाते हैं। वही अमीर लोग सबसे पहले अपने लिए पैसा बचाते हैं और उसके बाद अपने खर्च करते हैं। वे करने के लिए बहुत ही प्रयास और सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। कई बार आपके सामने कुछ आर्थिक समस्याएं भी आएंगे, फिर भी आपको सबसे पहले खुद को पे करना है और उसे बचाना है। जब आप अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन करना सीख जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आपने अमीर बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। जो लोग सबसे पहले खुद को पैसा देते हैं उनके कैश फ्लो कुछ इस तरह होते हैं। जैसे जैसे आप अपने लिए पैसा बचाकर उसे एसेट में निवेश करेंगे वैसे वैसे आपकी कमाई के क्षेत्र बढ़ते रहेंगे। आप दोनों कैश फ्लो को बहुत ही आराम से देख के समझ सकते हैं कि खुद को पे करने वाला आदमी के एसेट के कलम काफी बढ़ चुके हैं, जिससे वे अपने अन्य खर्च दिखाते हैं और उससे जो बचता है उसे वे फिर से एसेट में निवेश करते हैं ताकि उसे अपने वेतन पर ही पूरी तरह से निर्भर न रहना पड़े। वहीं पर पहले खर्च करने वाला आदमी की सारी सैलरी उसके खर्च पर ही निकल जाती है और उसके पास ना के बराबर पैसा बचते हैं या नहीं बचते हैं, जिससे वे अपने एसेट के कलम को नहीं भर पाते हैं। यहाँ सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आती है कि अमीर लोग सबसे पहले अपने एसेट पर फोकस करते हैं और गरीब लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर। आपके पास हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्स होनी चाहिए, आय के कई क्षेत्र होने चाहिए। अधिकतर लोगों का एक ही कमाई का माध्यम होता है जो कि उनकी सैलरी। वे कहते हैं कि वे बहुत ही सुरक्षित जीना चाहते हैं, इसीलिए वे अपनी सैलरी पर ही निर्भर रहते हैं। पर वे ये नहीं समझ पाते हैं कि एक ही कमाई के क्षेत्र पर निर्भर करना कितना बड़ा जोखिम है। इनकम सोर्स 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इनकम ऑर्डिनरी, आपकी सैलरी। सेकंड इनकम पैसिव इनकम, मतलब रियल एस्टेट या ऐसे कोई बिजनेस से जहां पर आपकी उपस्थिति के बिना ही पैसा आते रहे। थर्ड इनकम पोर्टफोलियो, मतलब शेयर बाजार और सरकारी बॉन्ड से कमाया गया पैसा। आज के समय में दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क और जेफ बेजोस, अमेज़न के फाउंडर और दुनिया का सबसे महान निवेशक जिन्हें इन्वेस्टिंग की दुनिया का बादशाह कहा जाता है, श्री वॉरेन बफेट, पोर्टफोलियो की इनकम की वजह से ही अमीर बने हैं। वही अगर बात करें अमेरिका की राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप और इस किताब के लेखक श्री रॉबर्ट कियोसाकी पैसिव इनकम की ही वजह से ही अमीर बने हैं। लेखक के रिच डैड हमेशा ये कहते हैं कि तुम्हें अपने ऑर्डिनरी इनकम सोर्स को जल्द से जल्द पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम में बदलना चाहिए, यानी अपना पूरा ध्यान एसेट का कलम बढ़ाने पर देना चाहिए। अगर आपके पास अच्छे अवसर आ रहे हैं लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है या वे अवसर आपके सामने रहते हुए भी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है।
दिमाग हमारा सबसे पावरफुल एसेट है। अगर उसे हम अच्छी तरह से ट्रेन करें तो वे कई अच्छे अवसर ढूंढने में और उसे अवसर को उत्पन्न करने में मदद करेगी, जिससे आप बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। फोकस ऑन लर्निंग नॉट अर्निंग। आपको लर्निंग पर फोकस करना होगा। आपके दिमाग को फाइनेंशियल ट्रेन करना होगा। आपका माइंड फाइनेंशियली ट्रेंड होंगे तभी वे नए फाइनेंशियल अवसरों को देख पाएगा। कोई भी चीज सीखते हुए आपको अपना माइंड पूरी तरह से खुला रखना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके सामने जब कोई नए विचार आते हैं तो वे उन्हें ठीक से नहीं सुनते हैं। वहीं पर जो बुद्धिमान होते हैं वे नए विचारों को खुले मन से स्वागत करते हैं, उन्हें तुरंत ही नोट कर लेते हैं। वे बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस करते हैं। फाइनेंशियल लर्निंग आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जब भी तुमसे गलती होगी तो तुम उस गलती से सीखो और अगले समय वे गलती को ना करो। गलतियों से बिल्कुल ना डरे। जब कोई जीतने के लिए खेलते हैं तो उनसे गलतियां होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उस गलतियों से सीखकर आगे अच्छा करना। रिच डैड ने लेखक को रिस्क मैनेजमेंट करना सिखाई है। सीखने की इस संदर्भ में मिस्टर वॉरेन बफे ने कहा है कि रिस्क कम्स फॉर नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। आप क्या कर रहे हैं यदि आपको वे पता नहीं है तो वे आपकी जोखिम है। यदि आपने गाड़ी चला रहे हैं और आपको गाड़ी चलाना नहीं आता तो वे रिस्क है। इसको कम करने के लिए आपको पहले गाड़ी चलाना सीखना होगा। इसी तरह फाइनेंशियल रिस्क को भी फाइनेंशियल ज्ञान और फाइनेंशियल स्किल डेवलप करके ही कम किया जाते हैं। इसीलिए किसी भी एसेट पे निवेश करने से पहले उसके बारे में सही से जानना और उसके बारे में स्किल होना बहुत ही जरूरी है। आइए हम आगे देखते हैं कि लेखक ने अपने फाइनेंशियल ज्ञान और स्किल का उपयोग करके कैसे पैसा बनाए हैं। 1989 में रॉबर्ट अमेरिका में जहाँ रहते हैं उनके पास के एक स्थान से गुजर रहे थे। वहाँ उन्होंने देखे कि वहाँ के अधिकतर घर पर सेल की बोर्ड लगे हैं। उस समय अमेरिका में मंदी आ गई थी, शेयर बाजार टूट चुका था तथा वहाँ के रियल एस्टेट का बाजार भी बहुत ही खराब हालात में था। उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक घर के नोटिस बोर्ड पर बहुत दिनों से सालों का बोर्ड लगा हुआ था। तब वे उस घर के मालिक से मिले। उन्होंने उसके मालिक से पूछे है कि वे घर कितने में बेच रहा है। उसने कहा है कि मैंने बहुत दिनों से इस घर को बेचने के लिए बोर्ड लगाए हैं, लेकिन कोई भी एक घर देखने के लिए या पूछने के लिए नहीं आए। तो आप इसको देख लीजिए और मुझको इसका दाम बताए। रॉबर्ट को वे घर बहुत ही पसंद आए और उन्होंने वे घर $20,000 में खरीद लिया। फिर उसके बाद उन्होंने उस घर में किराएदार रखे। 1-2 साल बाद जब उस स्थान का रियल एस्टेट का मार्केट बढ़ने लगा तो लोग उस स्थान पर घर खरीदने लगे। उस समय उन्होंने $20,000 में खरीदा घर $95,000 में बेच दिया। ये ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने सिर्फ उस घर के दाम में ही मुनाफा नहीं कमाया, बल्कि उस पे किराएदार रखकर भी उससे पैसा बनाया। उसके 1 महीने बाद फिर उन्हें एक अच्छा प्लॉट मिला जिसका मालिक जर्मनी का था। उन्हें उस एरिया का रियल एस्टेट मार्केट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वे बस उस प्लॉट को जल्द से जल्द बेचकर जर्मनी जाना चाहते थे। अब लेखक उसके साथ मोल भाव करके वे प्लॉट भी खरीद लिया और 2 साल बाद लगभग 1.5 गुना दाम पर उसे बेच दिया। उन पैसों से फिर उन्होंने एक मंदी वाले एरिया पर घर खरीदा और जब वहां पर मंदी खत्म हुई तो उसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। इसकी मदद से वे बताते हैं कि कैसे कम पैसा को ज्यादा पैसा में बदला जा सकता है। उसके लिए आपके पास उस एसेट से जुड़ा आर्थिक ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अच्छे अवसर को ढूंढ पाएंगे।
लेखक को रियल एस्टेट की जमीन, घर और छोटे कंपनी में निवेश करने में दिलचस्पी है, इसीलिए वे उसके बारे में ज्ञान इकट्ठा करते हैं, फिर आज से अवसर तलाशते हैं। आपके पास जिस एसेट में इन्वेस्ट है उसके बारे में अच्छे से ज्ञान लीजिए, फिर उसमें निवेश करने के बारे में सोचिए। दोस्तों, अंत में लेखक ने फिर एक बार याद दिलाने की कोशिश की है कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, वही अमीर लोगों के लिए पैसा उनके लिए काम करते हैं। अमीर लोग अपने एसेट के कलम को बढ़ाने में लगे रहते हैं, उन्हें उससे जो मुनाफा मिलता है वे उसे वापस से फिर से एसेट में निवेश करते हैं। इस तरह उनके पैसा उनके लिए लगातार काम करते हैं। किसी भी एसेट में पैसा लगाने से पहले उसमें जिन लोगों ने निवेश किया है उनसे मिलो। जो लोग उसमें निवेश करके सफल हुए हैं, यदि उनसे मिलना संभव नहीं है तो उनके बारे में पढ़ो और उस एसेट के बारे में गहन ज्ञान हासिल करने की प्रयास करो। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए तो किताब की कुछ मुख्य बात को आप हमेशा याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 1, फाइनेंशियल नॉलेज, आर्थिक साक्षरता ले। पॉइंट नंबर 2, एसेट बनाए। अमीर लोग लग्जरी बाद में खरीदते हैं, पहले वे एसेट बनाने में जुट जाते हैं, उससे मिले पैसे से फिर लायबिलिटीज खरीदते हैं। पॉइंट नंबर 3, सबसे पहले खुद को पे करो और उन पैसों को इन्वेस्ट करने में लगाओ जिससे कि आपके एसेट बढ़े। पॉइंट नंबर 4, पैसे से जुड़े डर को हैंडल करना सीखो। पैसे के मामले में सक्सेस इस बात पे निर्भर करती है कि आप अपने डर को कितने अच्छे से संभाल सकते हैं। बहुत सारे लोग कई अच्छे अपॉर्चुनिटीज को गवा देते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क लेने में डर लगता है। पॉइंट नंबर 5, सेलिंग स्किल सीखो। कई टैलेंटेड लोग पिछड़े रह जाते हैं इसलिए सिर्फ क्योंकि उन्हें अपनी कला को बेचने का स्किल नहीं पता होता। कई लोग अपने मार्केटिंग टेक्निक से साधारण चीजों को असाधारण बनाकर मशहूर कर देते हैं। पॉइंट नंबर 6, सबसे बड़ा एसेट आपका मस्तिष्क है, उसकी एबिलिटी को बढ़ाए। अच्छे स्किल और नॉलेज से ये कभी ना कहे कि मैं वे खरीद नहीं सकता। जब हम ये कहते हैं कि हम वे खरीद नहीं सकता तो उसके बारे में दिमाग सोचना बंद कर देता है। खुद से यह पूछे कि वे हम कैसे खरीद सकते हैं, तभी दिमाग नए नए तरीका को ढूंढेंगे, अपॉर्चुनिटीज को पहचानेगा और उस पे एक्शन लेंगे। खुद पे बिलीव रखो, देखना उसके बाद अंतिम मुस्कान आप ही का मुंह पर आएगा। आशा है कि आपको रिच डैड पुअर डैड किताब की समरी पसंद आई होगी। पूरी जानकारी के लिए इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। बहुत ही आसान शब्दों में कई महत्वपूर्ण बातें समझाया गया है जिसे जानना जरूरी है जो भी आमिर बनना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक वॉच कर रहे हैं तो आपके अंदर अमीर बनने की चाह जरूर होंगे, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और सीखते रहिए। इस तरह फाइनेंशियल नॉलेज और फाइनेंशियल ज्ञान को अपने अंदर डेवलप कीजिए और हमारे साथ जारी रखिए अपने अमीर बनने की इस जर्नी को। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।